हेलो गाइस, आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं बर्गर किंग के बर्गर की। तो मैं मिनी वॉपर लाया हूँ आप लोगों के लिए एंड वेज लाए हैं यार। कुछ टाइम पहले नॉन वेज छोड़ चुका हूँ। अब आपको एक बड़ा फन फैक्ट बताता हूँ। बर्गर की पैटी जो होती है वो बेसिकली बीफ होती है, बट इंडिया के अंदर क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द कंट्री फॉलोज हिंदुइज्म एंड बीफ नहीं खाते, तो फिर इन्होंने इनोवेट किया। इन्होंने एक वेज निकाला भी। मिनी वॉपर है, मैं वॉपर नहीं खा सकता, आई डोंट हैव दैट मच एपेटाइट, बट इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे आज हम और देखेंगे कि कैसा होता है। इंडिया में आपको चिकन वॉपर, मटन वॉपर और वेज वॉपर मिल जाते हैं। तो बर्गर हम खोल रहे हैं, बर्गर हम देख रहे हैं यहाँ पे। एक्चुअली मैं बर्गर किंग में बनाने वाला था ये वीडियो, बट इतना लंबा ड्रामा हुआ है। मेरी भी थोड़ी गलती है, मैंने उनको पहले से एक ईमेल कम्युनिकेट नहीं किया था कि मैं आके वीडियो बना लूँ वहाँ पे। उन्होंने कहा सर जी आप अपने घर ही बैठो, वहीं बनाओ। तो मैंने कहा घर क्या बैठे हैं यार, ऑफिस जाएंगे, अपना ऑफिस है, ऑफिस गए वहाँ लाइट नहीं आ रही। तो फाइनली घर आ गए हैं और देखिए मतलब सुंदरता अलग ही झलक रही है इस बर्गर की। कितना फ्रेश, कितना सही लग रहा है। और संडे सुबह मॉर्निंग में बर्गर खाने को मिल जाए और क्या बात है यार। मतलब क्या हो गया, बर्गर की अनबॉक्सिंग नहीं, फूड चैनल स्टार्ट नहीं करने वाला था, फूड ब्लॉग। यार लोग तो फेमस हो रहे हैं खाना खा खा के। फाइनेंस का ही करना है इसमें भी, इसका आईपीओ आ रहा है। ओह, बर्गर को साइड रखते हैं, फिर आईपीओ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। खुशबू बहुत गजब है यार। सो गाइज, मेरा नाम है जतन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ और बर्गर किंग का आईपीओ आ रहा है। कुछ ही ब्रांड्स होते हैं जिनके साथ आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं, बर्गर किंग उनमें से एक है। ऐसा क्यों है? बहुत टाइम से हम लोग देखते आ रहे हैं, 2014 में इनकी इंडिया में एंट्री हुई थी, तब से हम देखते आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं, आप लोग जाते हैं, आप कनेक्ट कर पाते हैं, बर्गर अच्छा लगता है, बुरा लगता है, उसके ऊपर आप बात कर पाते हैं। तो बर्गर किंग एक ऐसा ब्रांड है जिससे मिलेनियल्स, मेरी जनरेशन, आपकी जनरेशन, हम सब लोग बेसिकली कनेक्ट कर पाते हैं। तो बर्गर किंग का आईपीओ आ रहा है, डेफिनेटली लिस्टेड पीयर्स वगैरह भी हैं, सब जानेंगे ढंग से। ये भी जानेंगे कि कंपनी का क्या प्लान है, जो पैसा रेज कर रहे है उसे क्या करना चाहिए, क्या आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सब कुछ जानेंगे इस आईपीओ एनालिसिस के अंदर। स्टार्ट हो गई, इंट्रो हो भी गया। सॉरी यार, बर्गर खुला हुआ था तो कैसे कंट्रोल करें, मैं तो आधा खा भी गया। अच्छा, तो अब आ जाते हैं बर्गर किंग के ऊपर, इसके आईपीओ के ऊपर। सबसे पहली बात, जैसा मैंने आपको बताया 2014 में इसने इंडिया के अंदर एंट्री करी थी। बर्गर किंग इंडिया का आईपीओ है, राइट। इसकी होल्डिंग कंपनी है क्यूएसआर एशिया एंड उसके ऊपर भी होल्डिंग कंपनीज बड़ी सारी हैं। एंड अल्टीमेटली एक ब्राजीलियन कंपनी है जो उसमें ज़्यादा स्टेक होल्ड करती है बर्गर किंग के अंदर। एंड उन्होंने बर्गर किंग को भी एक ब्रांड के साथ मर्ज किया था, उसका भी नाम अलग कर दिया, बट वो सारा हमें कंसर्न नहीं करता। बट मैं बता दूं, वो जो अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी है उसके अंदर कहीं ना कहीं बर्कशायर की भी आती है होल्डिंग थोड़ी सी, एंड जो मेजर पार्ट है वो एक ब्राजीलियन कंपनी के पास है। तो जो ब्राजीलियन कंपनी है 3G कैपिटल और बर्कशायर हैथवे, वो मिलके रेस्टोरेंट ब्रांड्स इंटरनेशनल इन्होंने बनाया। बर्गर किंग का और एक दो छोटे कंपनीज का, छोटे तो नहीं कहूंगा मैं, बट एक दो और कंपनीज का मर्जर किया था। एंड उसके बाद ये अलग कंपनी फॉर्म हो रखी है, होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है जो भी इन्होंने कर रखा है। अल्टीमेटली इवन आपको पता है इन्होंने मायामी से भी अपना बेस नहीं हटाया, जबकि हटा सकते थे। एंड इसलिए नहीं हटाया, टैक्स पर्पजेस की वजह से। तो बहुत ही ज़्यादा इधर उधर करके बेसिकली आपका क्यूएसआर एशिया के अंडर आता है बर्गर किंग इंडिया। एंड क्यूएसआर एशिया अपने शेयर्स भी बेचेगी और न्यू इशू भी ला रही है, एंड वो यहाँ पे पैसा उठा रहे हैं मार्केट से बर्गर किंग इंडिया का। अब बर्गर किंग इंडिया इज योर फास्टेस्ट ग्रोइंग क्यूएसआर चेन इन द कंट्री। सेकेंड लार्जेस्ट है बर्गर्स के मामले में, मैकडी के बाद। KFC कहीं ना कहीं उस हिसाब से आगे नहीं है। एंड रेस्टोरेंट ब्रांड्स इनकॉर्पोरेशन जो इनकी कंपनी है, जो है ये पूरा इन्होंने जो मर्ज करके बनाया हुआ है इस एंटिटी को, ये फिफ्थ लार्जेस्ट क्यूएसआर चेन है वर्ल्ड की। फोर्थ पे है यम ब्रांड्स, सबसे बड़ी आई थिंक सबवे है, फिर मैकडोनल्ड्स है, ऐसी है। तो ये फिफ्थ नंबर पे है। तो बहुत बड़ा एक इनका टर्नओवर है, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, बहुत ज़्यादा स्टोर्स है, बहुत अच्छा बिजनेस है। एंड फाइनली इंडिया के अंदर बर्गर किंग इंडिया लिस्ट हो रही है। तो गाइस, जो इशू आ रहा है 450 करोड़ का, तो फ्रेश इशू है, और 6 करोड़ शेयर्स क्यूएसआर एशिया अपने बेचेगी यहाँ पे। और इनकी जो होल्डिंग थी पहले 99% से ऊपर की कंपनी में, वो कहीं 52% के अराउंड पे आ जाएगी। तो काफी ज्यादा बड़ा चंक बेचा जा रहा है। एंड ये क्यों बेच रहे हैं, क्यों इतना पैसा रेस कर रहे हैं? इनका मेन ऑब्जेक्टिव है पैसा रेस करने का, रेस्टोरेंट्स और खोलना। बर्गर किंग इज वन ऑफ दोज फ्यू कंपनीज जो अभी भी इंडिया के अंदर, तो स्पेशली अगर मैं बात करूं, मोस्टली इनके स्टोर्स सेल्फ रन है, सेल्फ मैनेज्ड है।
ये फ्रेंचाइजी मॉडल पे इतने ज़्यादा नहीं है। इनके पास 200 प्लस स्टोर्स हैं एंड उसके अंदर अगर हम देखते हैं 8 या 9 ही सिर्फ फ्रेंचाइजी बेसिस पे हैं, बाकी सारे कंपनी के खुद के हैं। तो ये स्टोर्स बहुत ज़्यादा खोलना चाह रही हैं। 2025-26 तक का इनका टारगेट है 700 स्टोर्स का इंडिया के अंदर। तो कहीं ना कहीं एक एक्सेलरेशन लेना चाह रहे हैं अपने ग्रोथ फेज की, और एक्सेलरेटेड ग्रोथ फेज में अगर ये आते हैं तभी ये सस्टेनेबल भी बन पाएंगे। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा, क्योंकि अब तक ये कंपनी लॉस मेकिंग है। जी हाँ, वन ऑफ दोज फ्यू आईपीओज जो रिसेंट टाइम में आए हैं जो लॉस मेकिंग है। एंड लॉस मेकिंग इसीलिए क्योंकि ग्रोथ बहुत ज्यादा एक्सेलरेट करके लाना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं हमने देखा है कि कंपनी जब अपने ग्रोथ फेज के अंदर होती है तो आप उनको उनके कैश फ्लो से जज नहीं कर सकते एग्जैक्टली, उनके नेट प्रॉफिट से जज नहीं कर सकते एग्जैक्टली। उनको आपको जज करना पड़ता है फ्यूचर कैश फ्लोज के बेसिस पे, उनको आपको जज करना पड़ता है फ्यूचर नेट प्रॉफिट्स के बेसिस पे। तो उसी बेसिस पे हमें कहीं ना कहीं बर्गर किंग को भी इवैल्यूएट करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे यार बर्गर किंग का सबसे क्लोज कंपटीशन जतन इंडियन मार्केट में है मैकडोनल्ड्स, और मैकडोनल्ड्स की हमें पता है एक फ्रेंचाइजी ब्रांड लिस्टेड है वेस्ट लाइफ, उसका तो शेयर इतना ज्यादा रिटर्न नहीं दिया है, उसके शेयर में इतनी ज्यादा मूवमेंट नहीं आई है। इसको लेके इतना क्रेज क्यों हो रहा है, इसको लेके क्रेज इतना ज्यादा है गाइस कि ग्रे मार्केट प्रीमियम इस समय 40% का चल रहा है। तो मेरे को जो एक मेन डिफरेंस लगता है वो यही लगता है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि मैकडी का जो वो ग्रोथ का फेज था वो खत्म हो चुका है। डेफिनेटली दे आर एडिंग मोर स्टोर्स, बट कहीं ना कहीं मैकडी के एक तो टारगेट ऑडियंस मैं कहूँगा बर्गर किंग से थोड़ी नीचे आती है, बिकॉज उनके प्राइजेस चीपर हैं। और मुझे लगता है कि उनका जो एक वो एक्सेलरेटेड ग्रोथ फेज था, क्योंकि मुझे ध्यान है जब मैं केजी में था ना, दैट इज आई थिंक 20 ईयर्स बैक, तब मैकडी पे रश होता था जितना मतलब आपको नए स्टोर्स में आजकल कभी कभी दिखता है ना, मतलब मैकडी भरा रहता था। और हैप्पी मील वाज अ मास्टर स्ट्रोक बाय मैकडी। उस खिलौने के चक्कर में मैंने घर वालों से कितने ही मील्स खरीदवाए हैं, खाओ ना खाओ बट भैया वो खिलौना चाहिए। और वो खिलौना बाद में अलग से देने लग गए वो लोग, बट पहले नहीं देते थे तो मील आपको लेना ही पड़ता था। तो कहीं ना कहीं मैकडोनल्ड्स इनका बहुत अच्छा और बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन है। बट द थिंग इज कि मेरे को लगता है मैकडोनल्ड्स उस फेज से निकल चुका। अब ऐसा नहीं है कि वो रेस्टोरेंट्स कम खोल रहे हैं, बट जिस हिसाब से ये खोलना चाह रहे हैं वो चीज मैकडोनल्ड्स की जा चुकी है पास्ट में, वो चीज बहुत सारे क्यूएसआर चेन्स की जा चुकी हैं। ये क्योंकि नहीं है, लेट्स से टाको बेल कल को कहे कि मैं एग्रेसिवली एक्सपैंड करता हूं, समझ आता है। केएफसी का एग्रेसिवली एक्सपैंड करता हूं, केएफसी लगभग हर जगह पे है। तो वही बात हो जाती है। मैकडी का मेरे ख्याल से एक्सट्रीम ग्रोथ वाला फेज इंडियन मार्केट्स में निकल चुका है। डेफिनेटली अब प्रोडक्ट इनोवेशन वगैरह कर सकते हो, अब स्टोर ओपनिंग का जो वो एग्रेसिव पुश होता है वो निकल चुका है। बर्गर किंग का वो आया है। एक मेजर डिफरेंस जो मुझे लग रहा है, जो मैंने आप लोगों से कहा भी कि ये स्टोर्स जो चलाते हैं ये कंपनी खुद चला रही है, इट्स नॉट अ फ्रेंचाइजी। मैकडी का हमें पता है इंडिया में 2 मेन फ्रेंचाइजीज थी, उनमें से एक के साथ तो झगड़ा हो गया। दिल्ली में कितने टाइम मेरे को ध्यान है आसपास जो घर के थे वो मैकडी बंद रहे हैं, बहुत दिक्कत हुई, हमें बर्गर ही नहीं मिलता था, तो हमने खुद दूसरे ब्रांड्स ट्राई करे। एंड उसी पे कहीं ना कहीं हमें बर्गर किंग पता चला, केएफसी पता चला कि हाँ इनके बर्गर्स भी अच्छे होते हैं। तो दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू से। थोड़ा सा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है बर्गर किंग के पास, विच माइट गिव देम प्रीमियम वैल्यूएशन ओवर वेस्ट लाइफ। बट मुझे कहीं पे भी नहीं लगता कि डोमिनोज जितनी वैल्यूएशन ले पाएगा ये। ऐसा क्यों है? डोमिनोज इज प्रॉफिटेबल, जुबिलेंट फूड वर्क्स इज प्रॉफिटेबल, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है और उनकी वैल्यूएशन बिल्कुल अलग रहेगी। बट ये कहीं पे भी मैं कहूंगा कि उसके ज्यादा नीचे फॉल नहीं करता। एक चीज लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं, अगर पर्सनली आप मुझसे पूछें, मैं अपने फ्रेंड सर्कल में अगर डिनर होस्ट कर रहा हूँ या इवनिंग पे लोग मेरे घर आ रहे हैं, लंच पे आ रहे हैं और मुझे कोई फास्ट फूड मंगाना है बाहर से, आई वुड ऑलवेज गो अहेड विद अ पिज्जा रादर देन अ बर्गर। मेरे को नहीं लगता कि बर्गर से किसी का पेट वेट भरता है इतना, पिज्जा से यस, आई मीन इट्स अ फुल मील बेसिकली। एंड डोमिनोज उसके अंदर जो डिलीवरी उन्होंने मास्टर स्ट्रोक उनका था ना 30 मिनट्स वाला, गाना भी याद होगा आपको, ना 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 जी ओ पिज्जा आए फ्री, उस चक्कर में इन्होंने सेल्स जो पकड़ी हैं। एंड डंकिन डोनट्स वाज अ बिग फेलियर फॉर देम, बट डंकिन डोनट्स को उन्होंने रैप अप कर दिया। ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल नंबर ऑफ स्टोर्स बचे हैं, अगर बचे भी हैं तो, बिकॉज डंकिन डोनट्स मुझे देखे हुए अरसा हो गया। डोनट्स के लिए माई चॉइस इज क्रिस्पी क्रेम। एनीवे कमिंग बैक टू बर्गर किंग, नाउ इनका आईपीओ खुल कब रहा है? 2 तारीख को आईपीओ खुल रहा है, 4 तारीख तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड इज 59 से 60, आपको 60 पे ही बिडिंग करनी है। 58.5 रुपीज पे प्राइवेट प्लेसमेंट पहले कर चुके हैं, 91-92 करोड़ इन्होंने रेज करे हैं वहां से। तो बहुत ही क्लोज इन्होंने आपको दिया है पब्लिक इश्यू को। एंड मैं बहुत हैप्पी हूँ कि बहुत ही खराब रेट पे नहीं आ रहा है कंपनी, कहीं ना कहीं अच्छे रेट्स पे आ रही है।
रिटेल का क्रेज इतना ज्यादा है कि मुझे लगता है इसमें लिस्टिंग के बाद और भी तेजी देखने को मिलेगी। हाई चांसेस है 40% का जो जीएमपी चल रहा है उससे ऊपर आ जाए जीएमपी, बट जीएमपी जब आने लगेगा तो उसका डिस्कशन हम कर लेंगे। एंड गाइस जीएमपी ही सब कुछ नहीं होता है, जैसे ग्लैंड फार्मा के अंदर मैंने ये कहा था कि आईपीओ पर्पसेस के हिसाब से इन्वेस्ट मत करो क्योंकि जीएमपी गायब हो गया है, बट देखो लिस्टिंग कितनी शानदार हुई है, कंपनी बहुत अच्छी है, तो कहीं ना कहीं मार्केट ने उस चीज को रिकॉग्नाइज किया, उस चीज को पकड़ा, जो एक चाइना के अगेंस्ट नेगेटिव सेंटीमेंट था उसको साइडलाइन किया, तो कहीं ना कहीं बहुत ही पॉजिटिव आउटलुक लेके कंपनी जो उतरी थी उसको मार्केट ने रिकॉग्नाइज किया है। बर्गर किंग के अंदर भी हम देखेंगे बाकी सारी चीजें कैसी हैं। मेरे को खराब नहीं लग रहा कि ये लॉस बना रही है, तो इसके रेवेन्यूज लगातार बढ़ते जा रहे हैं एंड इसके लॉसेस लगातार कम हो रहे थे जब तक ये कोविड नहीं आ गया। ये कोविड के आते ही इनके लॉसेस बहुत ज्यादा पाइल अप हो गए हैं। 230 करोड़ FY17 से 630 करोड़ तक इन्होंने रेवेन्यू रेस किया अपना FY19 तक, तो बहुत एक शार्प रैली आई है रेवेन्यूज के अंदर एंड इनके लॉसेस भी कम हुए हैं उस पीरियड में। लॉसेस वेंट डाउन फ्रॉम 72 करोड़ टू 38 करोड़। अब हुआ क्या कि जब कोविड आया तो कोविड के चक्कर में लॉसेस बहुत ज्यादा बढ़ने शुरू हो गए हैं, एक्यूमुलेट हो रहे हैं एंड वो कहीं ना कहीं समझ भी आता है। आज जिस बर्गर किंग पे मैं गया वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए, खाली पड़ा था, मॉल भी खाली पड़ा था, बर्गर किंग भी खाली पड़ा था, सिर्फ होम डिलीवरी थोड़ी बहुत चल रही है, बैठने की बहुत अच्छी जगह बना रखी है। इवन देयर फेमस बर्गर किंग क्राउन दैट वाजंट अवेलेबल क्योंकि नो कॉन्टैक्ट डिलीवरी हो गई है, बट वो सारी चीजें ऑब्वियसली छूट गई हैं, वो पास्ट में चली गई हैं। अब इनका मेन फोकस भी होम डिलीवरी की साइड पे ही है। कहीं ना कहीं मैं पढ़ रहा था जो इनकी अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी है ना, जो रेस्टोरेंट ब्रांड्स इंटरनेशनल है, वो कहीं ना कहीं सोच रही है कि थोड़ा फ्रेंचाइजी बेसिस पे जाया जाए, कहीं ना कहीं फ्रेंचाइजीज को बढ़ावा दिया जाए। देखेंगे किस तरीके से इंडिया के अंदर ये लोग अपनी ग्रोथ स्ट्रैटेजी को पुश करते हैं। अभी तक तो जो भी बात हुई है, पैसा जो भी रेस कर रहे हैं वो खुद के रेस्टोरेंट्स खोलने के लिए, जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस और इन सब के लिए ही रेस किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं खुद का जो रेस्टोरेंट्स खोलने लाइबिलिटीज थोड़ी बहुत पे ऑफ करनी होंगी, बट जो मेन फोकस है वो है खुद के रेस्टोरेंट्स खोलना एंड उसी के लिए ये लोग इंडिया के अंदर आईपीओ अपना कर रहे हैं। अब मैं इनकी बिजनेस स्ट्रैटेजी को थोड़ा डिस्कस करना चाहूंगा आप लोगों के साथ। तो आपको पता है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया जब मैं बर्गर की अनबॉक्सिंग कर रहा था, फूड ब्लॉगिंग चैनल्स इतने चल रहे हैं क्यों ना करी जाए, उसके अंदर यही बात है कि कहीं ना कहीं जो आपका बर्गर का मेन इंग्रेडिएंट होता है वो उसकी पैटी होती है। और बर्गर एक फॉरेन कॉन्सेप्ट है, एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, वहां पे बीफ पैटी ही चलती है। इंडिया में ही आपके पास ये चिकन, मटन और ये वेजिटेरियन में आपकी आलू टिक्की हो गई, पनीर हो गई, ये सारी इंडिया के अंदर ही आनी ज़्यादा शुरू हुई। मतलब फिश वगैरह भी आती है पैटी के अंदर डेफिनेटली, बट मेन जो बर्गर होता है आप कभी भी देखेंगे, लाइक गॉर्डन रामसे वगैरह को आप कभी भी देखेंगे, किसी को भी देखेंगे आप इंटरनेशनल शेफ को, वो हमेशा बीफ पैटी बना रहे होते हैं। इंडिया में जब आए 1 साल तो रिसर्च ही करते रहे कि क्या दें क्या दें क्या खिलाएं, और इन्होंने फिर अपना जो वॉपर था, जो कह रहे कि हमारा शुरू से सेम चला आ रहा है बर्गर, उसको यहाँ पे आके हमने री इन्वेंट किया है। तो वॉपर में जैसे मैंने आपको बताया वेज, चिकन एंड मटन अब इनके यहाँ आता है, बीफ इंडिया में नहीं सर्व करते ये लोग। तो बहुत ही ज्यादा एक अपने आप को री इन्वेंट करना पड़ा इस कंपनी को एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट अब ग्लोबल ट्रेंड तो देखो कहीं ना कहीं वेजिटेरियनिज्म या वीगनिज्म की तरफ है, लोगों को थोड़ा थोड़ा रियलाइज हो रहा है। इवन आई हैव लेफ्ट नॉन वेज, मतलब एग्स तक मैं खाता हूं, तो यश कभी कभी मुझे कहता है कि भैया तू सच्चा वेजिटेरियन नहीं है, बट द थिंग इज कि आई हैव लेफ्ट नॉन वेज, मैं चिकन मटन ये सब बिल्कुल छोड़ चुका हूं फरवरी से। तो द थिंग इज कि कहीं ना कहीं ट्रेंड है वेजिटेरियन फूड की ओर, वीगनिज्म के ओर, एंड ये लोग बड़े लाउड भी होते हैं। तो वीगन एक्टिविस्ट आपने देखे होंगे बहुत ज्यादा लाउड होते हैं, दे आर वेरी वेरी वोकल। लाउड का तो गलत इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं लोग वर्ड का, बट दे आर वेरी वेरी वोकल। तो होती 2-3% ही है यूएस की भी जो वीगन है, बट आपको लगता है कि 20-25% वीगन है, एंड उस चक्कर में बिजनेसेस आने लगते हैं एंड दोस बिजनेसेस गेट अ बूस्ट, क्योंकि लेट्स से आई एम अ नॉन वेजिटेरियन, दैट डज नॉट मीन आई कांट ईट एट अ वीगन रेस्टोरेंट, राइट, क्योंकि मैं तो सारी चीजें खा ही रहा हूं। तो कहीं ना कहीं इन बिजनेसेस को ग्रोथ मिलने लगती है, और कितने ही बिजनेसेस अब यूएस में आ रहे हैं जो बेसिकली आपका प्लांट बेस्ड मीट बनाते हैं, यानी कि फ्लेवर मीट का होता है बट वो बनता प्लांट से है, एंड इट्स बेसिकली वेजिटेरियन फूड। तो वेजिटेरियन फूड की ओर एक मैं कहूँगा दुनिया का रुझान बढ़ रहा है, एंड ये जो हो रहा है ना शिफ्ट जो आ रहा है, आपको एक जनरेशनल शिफ्ट है, ये डेफिनेटली आएगा, धीरे धीरे चल भी रहा है। जैसे जैसे आप हेल्थ बेनिफिट्स वगैरह पढ़ते हैं, आप देखते हैं कि यू नेवर नो इंडिया के अंदर कितना फ्रोजन मीट है किस हिसाब से, तो बहुत चीज़ें आपको खुद रिसर्च करनी पड़ती हैं। बट जो भी है ग्लोबल हमने देखा सिनेरियो थोड़ा है वेजिटेरियन फूड की ओर, एंड इसका बेनिफिट बर्गर किंग को हुआ है जब वो इंडिया के अंदर आए। दे वर एबल टू डेवलप अ वेजिटेरियन मेन्यू फॉर द इंडियंस, एंड
अल्टीमेटली फॉर देयर ग्लोबल फ्रेंचाइजी, ग्लोबल चेन जो पूरी है, उसके लिए इन्होंने एक वेजिटेरियन मेन्यू डेवलप कर लिया। सो इनका जो बिजनेस स्ट्रैटेजी थी इंडिया में पैर जमाने की, उसके बेसिस पे इनको ग्लोबली बहुत फायदा होने वाला है जब भी ये वेजिटेरियन मेन्यू को वहां पे पुश करेंगे। बहुत सारे फॉरेनर्स की आप वीडियो देखेंगे जो इंडिया आते हैं, दे आर शॉक्ड टू सी कि पनीर कितना शानदार लगता है। मतलब लोग तो डेफिनेटली कह रहे हैं कि बर्गर किंग का मेन कॉम्पिटिशन मैकडोनल्ड्स है, बट मुझे लगता है बर्गर किंग का मेन कॉम्पिटिशन मेरी मम्मी है। जितना शानदार बर्गर मम्मी बनाती है ना, उतना तो मैंने किसी और को बनाते हुए नहीं देखा। मतलब मैं घर का बर्गर ही खाता हूँ। मैं बर्गर किंग इतने टाइम बाद गया, तो कोविड हो गया तो वैसे ही राउंड नहीं लगता, बट घर पे बर्गर इतने शानदार बनते हैं, इतनी क्रिस्प पैटी होती है, इतनी शानदार होती है पनीर की और आलू की जो मम्मी बनाती है। तो मुझे लगता है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ना, अनऑर्गेनाइज्ड रेस्टोरेंट्स हैं, वो इनका मेन कंपटीशन है, ना कि मैकडोनल्ड्स। एंड अनऑर्गेनाइज मार्केट बहुत बड़ी है। तो द थिंग इज कि बहुत ज्यादा कंपटीशन है हर जगह से, बट एक ब्रांड वैल्यू, एक ब्रांड रिकग्निशन है बर्गर किंग के पास, एंड दैट इज व्हाट माइट एक्सेलरेट दिस कंपनी इनटू द नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ। और कहीं ना कहीं रेस्टोरेंट्स अगर खोलते जाएंगे तो लोगों का बाहर खाने का तो देखो है ही। अब आप कह दो कि लोग हाँ बाहर कम खा रहे हैं, बट यार घर पे तो मंगा ही रहे हैं। जोमेटो स्विगी जब से आए हैं, इट हैज बिकम वेरी वेरी कन्वीनियंट टू ऑर्डर फूड एट होम। तो बेसिकली बात यही है कि कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सिनेरियो के अंदर है, एक पॉजिटिव इंडस्ट्री के अंदर है बर्गर किंग, एंड ऐसी ही इंडस्ट्रीज के अंदर हमें कंपनीज पकड़नी जरूरी हो जाती है। नाउ यू में फील बर्गर किंग इज अ लॉस मेकिंग कंपनी, तो मैं इसके अंदर तभी पैसा डालूंगा जब इसके प्रॉफिट दिखने लगेंगे। और यू में फील कि नहीं, लॉस मेकिंग मुझे पता है किस रीजन से है, प्रॉफिट कभी भी कर सकती है कंपनी जब ये लोग अपना एक्सपेंशन फेज वगैरह कंप्लीट कर लेंगे। अगर उसके बाद ये प्रॉफिटेबल नहीं हुए, देन आई विल एग्जिट, आई विल एंटर राइट नाउ। तो ये डिसीजन बिल्कुल आपको लेना है, बिकॉज इट्स अ लॉस मेकिंग कंपनी। इसकी वैल्यूएशन आप नहीं निकाल सकते बिकॉज इट्स अ लॉस मेकिंग कंपनी। आप सेल्स के बेसिस पे इसकी वैल्यूएशन निकाल सकते हैं, बट वो भी मैं कहूंगा कि एक्सपेक्टेड सेल्स जब तक रेस्टोरेंट्स खुल नहीं जाते ढंग से तो बता नहीं सकते। मेरा क्या सजेशन है इस आईपीओ को लेके, तो मुझे लग रहा है देखो, आईपीओ पर्पस के लिए तो आपको लगाना चाहिए क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। उसके बाद आपको होल्ड करना है नहीं करना, वो बिल्कुल आपका एनालिसिस होगा, आपका डिसीजन होगा। इट्स अ लॉस मेकिंग कंपनी, सो आई डोंट वांट टू कमेंट एनीथिंग ऑन दैट। ऑल आई कैन टेल यू इज दैट कि इंडस्ट्री बहुत शानदार है, उसके अंदर एक कंपनी बहुत शानदार है। किस तरीके से पूरा फायदा उठा पाती है नहीं उठा पाती वो हम देखेंगे। हमने देखा जो पिज्जा वाली इंडस्ट्री है उसके अंदर डोमिनोज ने कैसे अपना वो जिंगल्स बना बना के एक ऐसी पकड़ बना रखी है मार्केट के अंदर कि मेरे को आज तक पिज्जा हट का एक भी ऐड याद नहीं है, नेरुलास का एक भी ऐड याद नहीं। मैं तो पता भी नहीं नेरुलास ऐड करता ही नहीं करता। अब में से शायद बहुतों ने नेरुलास तो सुना भी नहीं होगा, दिल्ली में तो खैर काफी ब्रांचेस हैं। बट द थिंग इज की पकड़ बहुत ज्यादा है डोमिनोज की, तो पकड़ बहुत ज्यादा है इस समय। लेट से मैकडी की पकड़ बहुत ज्यादा है, बट अगर बर्गर किंग एक्सपैंड करती है तो वो एक्सपेंशन जब हो रही होती है ना, ग्रोथ फेज, उसका प्रीमियम मार्केट बिल्कुल अलग देती है। तो गाइस अल्टीमेट सलाह यही रहेगी कि अपना एनालिसिस जरूर करें, बट वो मैं कह रहा हूं कि अगर आपको इन्वेस्टेड रहना है नहीं रहना, आईपीओ में तो बिल्कुल बेझिझक होकर लगाओ। अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, अगर इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम खत्म हो जाता है इशू आने तक, तो मैं आप लोग को जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा। 4 तारीख तक तो वैसे भी क्लोजिंग डेट है, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा अगर इसका जीएमपी खत्म हो जाता है। मुझे नहीं लग रहा कहीं पे भी खत्म होगा। मार्केट भी बुलिश है, रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा है, और रिटेल का गाइस एक चीज ध्यान रखना, प्रोपोर्शन सिर्फ 10% का रिजर्व है। एक ही लॉट लगाना, उससे ज्यादा पैसा ब्लॉक मत करना। बहुत ही छोटा लॉट साइज है इसका रिटेलर्स के लिए। यहाँ पे आप लोगों को एलोकेशन जो दिया गया बहुत ही कम है, तो अलॉटमेंट एक लॉट से ऊपर के आने के तो वैसे भी चांसेस नहीं है। तो प्लीज 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 कम पैसा अपना फंसाना है इसके अंदर, ब्लॉक कराना कम पैसा। एक लॉट आना होगा तो आ जाएगा, एक पैन पे एक लॉट लगाओ एंड दैट इज इट। लिस्टिंग गेन्स 100% होने के चांसेस इस समय पे हैं। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई हैव कवर्ड एवरीथिंग, आई हैव डन द बिजनेस एनालिसिस, आई हैव टोल्ड यू, पीयर कंपैरिजन हो गया हमारा, आईपीओ की बेसिक डिटेल्स शेयर हो गई। 2 को खुल रहा है, 4 को बंद हो रहा है, 60 रुपीज पे आपको लगाना है। एंड आपका 10% का रिटेल के लिए इन्होंने साइज रखा हुआ है, प्री प्लेसमेंट कर चुके हैं, सब हमने कवर कर लिया। लॉस मेकिंग कंपनी है, रेवेन्यूज कंसिस्टेंटली बढ़ रहे हैं, कोविड के वजह से बहुत ज्यादा परेशानी चल रही है कंपनी के अंदर कहीं ना कहीं। वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। नाउ लेट मी फिनिश माय वॉपर, एंड आप लोग जाके डीमैट अकाउंट खुलवाइए एंड आईपीओज में अप्लाई करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।